Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MCQs ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज हम 30 MCQs करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आप बताना चाहूँगा आपको, ये आपका जो है, अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये एक आपको BLW में एक पर्टिकुलर आपका एक टॉपिक जो है वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। 30 MCQs करेंगे। इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड की है। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी कवर करेंगे। तो इसमें आज हम 30 MCQs करेंगे। आप इस वीडियो को साथ साथ में इसके आंसर बताते जाइएगा और लास्ट में जब एंड में मुझे अपने आंसर जो बता सकते हैं कि 30 में से आपके कितने MCQ जो है राइट है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। देखिए, जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसको अपॉइंट तो किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर किसकी एडवाइस के ऊपर उसको किया था? गवर्नर ऑफ ए स्टेट जो होता है उसको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा जहाँ पे आंसर रहेगा आपका प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नर होता है स्टेट का, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो जहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। सो गवर्नर जो होता है स्टेट का, उसको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर किसकी एडवाइस के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल 156 के बारे में। आर्टिकल 156 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो अपॉइंट करेगा गवर्नर को, गवर्नर ऑफ द स्टेट को, फॉर कितने टाइम के लिए? 5 ईयर के लिए। जैसे टेन्योर रहता है गवर्नर का 5 ईयर रहता है। ठीक है, किसकी एडवाइस के ऊपर? ये एडवाइस रहेगी प्राइम मिनिस्टर की। देन अगर हम बात करें, यहाँ पे जो गवर्नर होता है, गवर्नर 2 और मोर स्टेट्स के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, 2 और मोर स्टेट्स के लिए। और गवर्नर, अगर आप कोई भी अगर गवर्नर जब बनता है तो उसकी एज जो है 35 ईयर होना ज़रूरी है। ये आपके थोड़े से कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इस पॉइंट में मैंने सारी की सारी कवर कर दी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? चीफ जस्टिस को, पार्लियामेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? सो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट हमारा अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया का, वो कौन से कितने टाइम के लिए ऑफिस जो है, मतलब कितने टाइम के लिए उनका टेन्यूर जो है रहता है? 5 ईयर, टिल द एज ऑफ 65 ईयर, 6 ईयर या 2 ईयर्स। साथ साथ में आप इसके आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे 5 ईयर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 5 ईयर। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, जैसे अभी करंट में कौन है? श्री वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जो है करंट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। और जे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर। हम आगे अपने क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से कौन जो है वो अपना ऑफिस, मतलब ऑफिस होल्ड कर सकता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए गवर्नर। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑफिस अपना होल्ड कर सकते हैं, मतलब किसकी एडवाइस के ऊपर, किसकी प्लेजर से? प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को हटा सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप क्लियरली मेंशन है, प्राइम मिनिस्टर के एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शंस वगैरह होते हैं। स्पीकर जो होता है लोकसभा का, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा जो इसको स्पीकर को चूज़ किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 5,
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेजिडेंट। इसमें से आपने बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है जो रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेजिडेंट। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। ऑप्शन ए, दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें से आपने बताना कौन सा ट्रू नहीं है। ये आप क्वेश्चन आसानी से इसको सिंपली पढ़ोगे। सेकेंडली बात की जाए तो सेकेंडली है दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट। ऑप्शन सी, दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और ऑप्शन डी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन। सो इसमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेजिडेंट। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका सी, दे आर चार्ज ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो जहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर, यानी कि ये ट्रू नहीं है, बाकी सारे के सारे ट्रू हैं। तो मैं आपको बता दूं कंटीजेंसी फंड जो ऑफ इंडिया है, इसका अगर बात करें तो ये एक एमरजेंसी फंड है नेशंस का। उसके साथ जिसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था आर्टिकल 267(1) के अंदर, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। और कंटीजेंसी फंड जो है इंडिया का, इसको यूज़ कब किया जाता है? क्राइसिस के टाइम पे यूज़ किया जाता है, जब कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, इन द नेशन, और नेचुरल कैलेमिटी होगी, इंस्टेंट्स के लिए मनी इज़ रिक्वायर्ड टू डील विद इट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई क्राइसिस होते हैं, ठीक है, जो नेचुरल कैलेमिटी होती है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से आर्टिकल 267 सब आर्टिकल 1 वहाँ पे इसके लिए क्लियरली मेंशन है, ये इस फंड को यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी ये आप देख सकते हैं बाकी बिल्कुल ट्रू हैं, और ये उन्होंने नॉट ट्रू के लिए बोला, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, 14 और 12। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, बताना चाहूँगा आपको। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो 2 मेंबर्स किए जाते हैं। वो 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर। और राज्यसभा के अंदर अगर बात करें तो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में होते हैं, साइंस के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में। इस तरीके से 12 मेंबर जो हैं राज्यसभा के अंदर, और 2 मेंबर जो हैं लोकसभा के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए थे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अब लोकसभा का जो मेंबर्स होगा उसका टेन्योर कितना रहेगा? उसका टेन्योर रहेगा 5 ईयर। और राज्यसभा का मेंबर का टेन्योर कितना रहेगा? 6 ईयर। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर। और अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज 30 ईयर होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से 2 मेंबर जहाँ से और 12 मेंबर जहाँ से, तो आंसर क्या रहेगा आपका? 2 + 12, हमारा आंसर रहेगा 14 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सो 14 रहेगा इसका राइट आंसर, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेट किए थे प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा राज्यसभा के अंदर, ये आपकी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। इसमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट नहीं करता है द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। सबसे पहले ऑप्शन रहेंगे आपके पास इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, ऑप्शन सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, देखिए फ्रेंड्स, जो कि इलेक्शंस होते हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आगे, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा के एमपीज ब्रॉडकास्ट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फिर जितने भी इलेक्टेड एमएलएस होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की हर एक स्टेट की, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की जो एमएलएज होते हैं ये भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं इसके एमएलए, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा के एमपीज ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। और जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं हर एक स्टेट के, वो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। सिर्फ जहाँ पे अगर बात की जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा लिखा हुआ है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो ऑप्शन ये तीनों के तीनों राइट हैं,
ये गलत है, यानी कि जहाँ पे पूछा हुआ है कौन सा कंस्टिट्यूट नहीं करता है, कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता है, सो ऑप्शन सी रहेगा इसका राइट आंसर। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस में रह सकते हैं टिल इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द किसकी सपोर्ट से। ऑप्शन ए माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी मिनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस, ऑप्शन डी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो बताना चाहूँगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये ऑफिस में रह सकते हैं जब तक कि इनके पास सपोर्ट है, किसके पास, लोअर हाउस के पास। लोअर हाउस क्या है फ्रेंड्स, लोअर हाउस है हमारा लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में जब इनकी सपोर्ट है तब तक गवर्नमेंट चलती जाती है, और जब ये सपोर्ट विड्रॉल कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, गवर्नमेंट जहाँ से गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कई बार दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। एक पार्टी की 15 सीट्स हैं, एक पार्टी की 25 सीट्स हैं, टोटल 40 सीट्स चाहिए, दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना देती हैं। अगर एक गवर्नमेंट ने जहाँ से विड्रॉल कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो है ले ली, तो जहाँ से दूसरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ के बाद इलेक्शन हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेजॉरिटी जो होती है मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, वो क्या करती है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ऑफिस में रह सकते हैं टिल द एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, जब तक इनकी मेजोरिटी है कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं होती है, नहीं की जाती है। ऑप्शन ए चीफ ऑफ द आर्मी, ऑप्शन बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी चीफ ऑफ एयरपोर्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्पीकर होता है लोकसभा का, जो जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के अंदर, एमपीज होते हैं लोकसभा के, जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा स्पीकर को चूज़ किया जाता है, अपॉइंट मतलब ब्रॉडकास्ट करके बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आपका बी रहेगा, बी आपका जो है ये सही नहीं है, बाकी सारे ठीक है। चीफ जो होता है आर्मी का जी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और चीफ ऑफ एयरफोर्स भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसको अपॉइंट किया जाता है। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है अभी करंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन जहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, कॉन्टेस्ट करना है, तो इसके लिए आपकी मिनिमम एज जो है कितनी रहनी चाहिए, होनी चाहिए 23 ईयर, 21 ईयर, 35 ईयर या 30 ईयर। 30 ईयर मैंने आपको बताया, आपकी जो अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हो, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हो, तो आपकी एज 30 ईयर होना ज़रूरी है। अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हो, आपकी एज 25 होना ज़रूरी है। अगर आप गवर्नर बनना चाहते हो तो आपकी एज 35 होना ज़रूरी है। मगर अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी एज 35 होना ज़रूरी है। सो राइट आंसर जहाँ पे 35 ही रहेगा, ठीक है, 35 रहेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए आपकी एज जो है 35 ईयर होना ज़रूरी है। यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आप खड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12, जो चार्ज होता है इम्पीचमेंट का अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो चार्ज होता है इम्पीचमेंट का, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस चलाया जाता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल, इसको सबसे पहले कहाँ पे प्रेफर किया जाता है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो ऑप्शन सी राज्यसभा, जो ऑप्शन डी लोकसभा। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट।
यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ये डजेंट मैटर नहीं करता कि आप पहले लोकसभा से कर रहे हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस या राज्यसभा से कर रहे हैं, मगर ये दोनों हाउसेस से इसको करना पड़ता है, फिर जाके प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रोसेस जो होता है इम्पीचमेंट का, इस तरीके से इसको चलाया जाता है और 2/3 मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है। जब 2/3 मेजोरिटी से पास होगा देन प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। मगर अभी तक हमारी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो अभी तक 1947 के बाद तक और 2022 तक अभी तक कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13। In case a president dies while in office, the vice president can act as president for a maximum period of। अगर किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, ऑफिस में उसकी डेथ हो जाती है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है एक एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट का कितने टाइम के लिए? ऑप्शन ए 1 ईयर के लिए, ऑप्शन बी 3 मंथ के लिए, ऑप्शन सी 6 मंथ के लिए, ऑप्शन डी 2 ईयर्स के लिए। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा जहाँ पे 6 मंथ। ठीक है, एक प्रेसिडेंट की डेथ होने के बाद एक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है सिर्फ 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ के बाद वापस किए आते हैं, इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, कौन ओथ एडमिनिस्टर करता है किसको? ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस। चीफ जस्टिस, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट एंटर करते हैं, ऑफिस में एंटर करते हैं, तो उनको कौन शपथ दिलाता है? सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस का राइट आंसर रहेगा। सो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जी आप देख सकते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के द्वारा ओथ दी जाती है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, व्हेन ही एंटर अपॉन द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 15। Which article of the Indian Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए कमीशन, किसको? इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंडीशन जो है बैकवर्ड क्लासेस इन जनरल एंड सुजेस्ट एमेलियोरेटिव मेजर्स। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? आर्टिकल 342, आर्टिकल 344, आर्टिकल 340 या आर्टिकल 339। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन आर्टिकल 340 के अंदर, जहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट इम्पावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए कमीशन, किसके लिए? कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रेसिडेंट रूल प्रोमोगेटेड ऑन एनी स्टेट इन? कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो रूल है प्रोमोगेट किया जाता है इंडियन स्टेट्स ऑन एनी स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन 336, आर्टिकल 370, आर्टिकल 380 या आर्टिकल 356। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? मैंने आपको वीडियो में अगर बात करें तो मैंने आपको क्लियरली वहाँ पे बताया था। एमरजेंसी जो है, नेशनल एमरजेंसी की बात करें तो 352 के अंदर आती है, स्टेट एमरजेंसी की बात करें तो 356 के अंदर आती है, और फाइनेंशियल एमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल 360 के अंदर आती है। ठीक है, तो जहाँ पे बात की गई है कहाँ पे? ऑन एनी स्टेट, तो जहाँ पे कौन सी आएगी? ये आपकी आ गया 356, यानी कि आर्टिकल आपका 356 के अंदर आपकी स्टेट एमरजेंसी जो होती है, जिसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, ये लगाया जाता है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था आर्टिकल 352, यानी कि जो हमारी नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 के अंदर, हमारी कंट्री में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962, ठीक है, 62, 71 और 75। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, जो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। सो ऑप्शन 356 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ठीक है, अगर एट अ टाइम की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जा सकता है स्टेट के अंदर कितने टाइम के लिए? ऑप्शन ए 1 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर या 4 ईयर। सो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, एट अ टाइम अगर बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज किया जा सकता है स्टेट के अंदर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसी हैव बीन विजुलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
तो कितनी टाइप की जो इमरजेंसी है विजुलाइज की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, जो ऑप्शन डी 2। मैंने आपको बताया 352, ऑलरेडी फिर से वापस बता रहा हूँ 356 और 360। ये आप देख सकते हैं 3 टाइप की इमरजेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि 3 टाइप की जो है इमरजेंसी आपको विजुलाइज देखने को मिलेगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो कौन से पार्ट के अंदर आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं डील करती हैं? कितने फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं पार्ट कितना आ गया 17, पार्ट 16, उसके बाद पार्ट 10, पार्ट 15। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि पार्ट 17 के अंदर आपको जहाँ पे देखने को मिलेगी, जो पार्ट 17 है ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। देखिए पार्ट 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इनकॉर्पोरेट करता है आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 हैज़ प्रोविजन टू डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे? 8, 9, 5 या 6? सो राइट आंसर है जहाँ पे ऑप्शन डी 6 फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। और ये जो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? एक आपका राइट टू इक्वलिटी है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में। राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो ये 6 फंडामेंटल राइट को हम डिस्कस करेंगे विद आर्टिकल्स अपने आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखिए कि 6 फंडामेंटल राइट आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 5, ऑप्शन सी पार्ट 4, 6, उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो पार्ट 4। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। जहाँ पे बताना चाहूँगा ये जहाँ पे गलत लिखा हुआ है, जहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये सिटीजनशिप हमारे पार्ट 2 में मेंशन है, ठीक है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर पार्ट 4 ए में आपको क्या देखने को मिलेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज़। और पार्ट 5 में आपको द यूनियन, इस तरीके से क्लियरली मेंशन है। पार्ट 2 में आपको सिटीजनशिप देखने को मिलेगा। तो कितने पार्ट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 25 पार्ट्स हैं। सिटीजनशिप जो है लिस्टेड है कहाँ पे? यूनियन लिस्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव यूरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन? जब किसी पर्सन को सजा हो जाती है, ठीक है, एक पर्सन को पनिशमेंट मिल गई, जेल हो गई या किस तरीके से उसको 8 ईयर 7 ईयर, तो कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को ताकि वो पार्डन दे सके किसी भी पर्सन को, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 41, 72, 27 या 91? ये आर्टिकल्स हैं, इसमें से कौन सा आर्टिकल राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन बी, यानी कि 72 आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है। आर्टिकल जो है 72 ये इस बात की जहाँ पे बताया गया है, ये इम्पावर करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन को प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, उसकी सज़ा जो है माफ़ की जा सकती है। आर्टिकल 72 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को किसी भी पर्सन को पार्डन देने के लिए। इट इज़ ग्रांटेड टू एनी इंडिविजुअल इन द केस वेयर, ठीक है, पनिशमेंट इन द मिलिट्री कोड, ठीक है, पनिशमेंट इज बाय द मिलिट्री कोड। पनिशमेंट जो है सेंटेंस इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, ठीक है। उसके बाद पार्डनिंग पावर जो होती है प्रेसिडेंट की डज नॉट डिपेंड अपॉन द जुडिशरी के ऊपर ये डिपेंड नहीं होती है, इट इज़ एग्जीक्यूटिव पावर है। और इन केस ऑफ पार्डन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिवन एनी रीजन हिज ऑर्डर व्हाट द पावर इज टू बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। पावर होती है मगर किसकी एडवाइस के ऊपर होती है? इसको एक्सरसाइज किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं,
पार्डन के अगर आपको आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आता तो आपको सीधा आर्टिकल के ऊपर आएगा, 72 आर्टिकल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार डिस्कस किया था आपसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना टाइम लगा था। 2 ईयर 3 मंथ्स 26 डेज, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, 2 ईयर 6 मंथ्स 23 डेज, या 2 ईयर्स 5 मंथ 11 डेज। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा जहाँ पे देख सकते हैं 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। टू क्रिएट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस था इसको इनिशिएट किया गया था 9 दिसंबर 1946 से लेके, और ये इसका जो इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कब तक इसको चलाया गया था, यानी कि इसको लिखने में कितना टाइम लगा था, इसको कंप्लीट करने में 26 नवंबर 1949। सम प्रोविजन जो होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो केम इनटू फोर्स, यानी कि हमारा केम इनटू इफेक्ट कब आया था, 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। वाइल अ मेजर पार्ट जो है ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। 11 सेशन कवरिंग 165 डेज वेयर हेल्ड इन दिस ड्यूरेशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, Which of the following constitutional amendment reduce the voting age 21 years to 18 year for a Lok Sabha and State Legislative Assembly election। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन सुबह भी बताया था कि 21 साल की जो एज थी पहले जो ब्रॉडकास्ट करते थे इंडिया के अंदर, उसके बाद उसको 18 साल किया गया। कौन से ईयर में इसको किया गया, कौन सी अमेंडमेंट में किया गया, 57, 48, 61 या 49। तो मैंने आपको बताया था वो थी आपकी 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट जो थी ये आपका ऑप्शन सी रहेगा। 61st अमेंडमेंट के अंदर इसको लाया गया था। 61st अमेंडमेंट के अंदर जहाँ भी वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 21 से 18 ये किया गया था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए। ये इसको कब किया गया था, 1989 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें से कौन सी अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया। सो ऑप्शन 73, 64, 62 या 69। सो राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन ए 73rd अमेंडमेंट के अंदर। आपको तो देखा होगा ये प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है पंचायती राज का 73rd अमेंडमेंट के अंदर सारा का सारा, जहाँ पे रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये बिगिनिंग ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कब आया था, 1992 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं वेयर रेज्ड फ्रॉम 525 से लेके 545 बाय बीच ऑफ द गिवन अमेंडमेंट। जैसे जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है ना फ्रेंड्स, इसको 525 से लेके 545 कर दिया गया था। कौन सी अमेंडमेंट के अंदर इसको किया गया था, 56, 48, 36, 1 या 35। राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि 31st एक अमेंडमेंट हुई थी, वहाँ से 525 सीटों से लोकसभा की जो सीट्स उसको बढ़ा के 545 कर दिया गया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोकसभा जो सीट्स इसको रेज किया गया था 525 से लेके 545। 31st अमेंडमेंट हुई थी। 31st अमेंडमेंट जो एक्ट है जी 1973 में लाया गया था, और एज पर 31st अमेंडमेंट अपर लिमिट जो थी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स गोज फ्रॉम 500 से लेके 525 एंड दैट ऑफ द यूनियन टेरिटरी डिक्रीजेस फ्रॉम 25 to 20। क्वेश्चन नंबर 27, DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से कंट्री से बॉरोड किया गया इसको। DPSP के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। DPSP जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल आपके 36 से लेके 51 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और DPSP पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से, USA कॉन्स्टिट्यूशन, रशिया या आयरिश बोलते हैं आयरलैंड को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया था, ठीक है। DPSP जो है ये आपको देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपको कहाँ से लिया गया था, इसको बॉर्डर किया गया था आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। कौन सा आर्टिकल जो है एम्पावर करता है हाई कोर्ट को रिट इशू करने के लिए। आर्टिकल 223, आर्टिकल 229, आर्टिकल 239, 232 या आर्टिकल 226। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन डी, आर्टिकल 226 के अंदर ये एम्पावर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स इशू करने की, ठीक है। आर्टिकल 226 के अंदर ये सारा का सारा आप देख सकते हैं, इशू करता है रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द स्टेट ऑन एनी अदर पर्पस। आर्टिकल 32 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर देता है हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स इज सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
तो जहाँ पे सारा का सारा हाई कोर्ट के अंदर तो आपको आर्टिकल 226 देता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको आर्टिकल 32 देता है, ठीक है, ये रिट इशू करने की जो है पावर्स। क्वेश्चन नंबर 29, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज। रिटायरमेंट एज जो है कितनी है, अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की एज कितनी है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है? ऑप्शन ए 52 ईयर्स, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स, 65 ईयर। सो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी 65 ईयर जो एज रिटायरमेंट एज रहती है चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ जस्टिस की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर है। ये आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसको रिमूव किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोल्यूशन जो पास किया था पार्लियामेंट के अंदर। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ठीक है, जो राज्यसभा है डिले कर सकता है मनी बिल को, सेंट किया जाता है उसको कंसिडरेशन के लिए बाय लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ कितने टाइम के लिए? 16 डेज, 14 डेज, 10 डेज या 7 डेज। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा जहाँ पे ऑप्शन बी 14 डेज के लिए इसको डिले कर सकता है, ठीक है। सो देख सकते हैं जहाँ पे राज्यसभा डिले कर सकता है मनी बिल को सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज, और मनी बिल जो होता है उसको ट्रांसमिटेड किया जाता है टू द राज्यसभा फॉर कंसिडरेशन आफ्टर इट फर्स्ट पास्ड इन द लोकसभा। अब उसको लोकसभा से पास किया था फिर राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा हैज़ अ लिमिटेड पावर इन रेफरेंस टू मनी बिल लाइक इट कैन नॉट अमेंड। राज्यसभा इसको अमेंड नहीं कर सकती मनी बिल को, बट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन एंड रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। ठीक है, इसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती मगर ये बिल अपने पास रख सकती है और 14 डेज के अंदर इसको वापस इसको रिकमेंडेशन देनी होती है, वापस उसको बिल को देना पड़ता है 14 डेज के अंदर। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ साथ में इसके आंसर जरूर बताती जाइएगा। लास्ट में इसको कंप्लीट आप बता सकते हैं कि आपके 30 में से कितने आंसर ठीक हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।